हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पंचायती राज पर चर्चा करने वाले हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, किस प्रकार से आई। स्थानीय सरकार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जिसमें निचले स्तर पर जनता की भागीदारी होती है, उसी को कहा जाता है स्थानीय सरकार। जैसे केंद्र स्तर पर हमारी केंद्रीय सरकार है, राज्य स्तर पर राज्य सरकारें होती हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर कोई सरकार नहीं थी। तो पंचायती राज व्यवस्था ने क्या किया? पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण स्तर पर सरकार की स्थापना कर दी। तो स्थानीय सरकार का तात्पर्य यह है कि आधारभूत स्तर पर, निचले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जनता की भागीदारी जिसमें हो, उसी को कहा जाता है स्थानीय सरकार। इसी को सहभागिता मूलक लोकतंत्र या पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट कहा जाता है कि ग्रास रूट लेवल पर जनता की भागीदारी हो। लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किए थे लॉर्ड रिपन ने। इस नाते लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग कि क्या यहाँ पहले से स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं नहीं थी। तो अगर हम ऋग्वैदिक काल में देखें तो वहाँ पर हमको सभा, समिति, विदत ये संस्थाएं मिलती हैं। हमारे जो चोल राजा हुआ करते थे, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ही जाने जाते थे, स्थानीय स्वशासन के लिए ही वो प्रमुख रूप से जाने जाते थे। लेकिन जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय ये दो विचारधाराएं काम कर रही थी। एक थी गांधीवादी विचारधारा। गांधीवादी विचारधारा या गांधी जी का कहना था कि हमें ग्राम स्वराज की स्थापना करना है। ग्राम स्वराज, गांधी जी ग्राम स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। तो किसके माध्यम से? पंचायतों के माध्यम से ग्राम स्वराज की स्थापना करना चाहते थे, पंचायतों के माध्यम से। गांधी जी ग्राम स्वराज की संकल्पना को स्वीकार करना चाहते थे, इसलिए गांधी जी का कहना था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर जी थे। तो अंबेडकर जी का ये कहना था कि जनता अभी इतनी ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं है, क्योंकि भारत को अभी नई नई आज़ादी मिली है। जनता उतना ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं है, होशियार नहीं है। इसके लिए हमें कुछ समय तक इंतज़ार करना चाहिए। अगर हम इसको संवैधानिक दर्जा दे देते हैं तो इसका परिणाम ये होगा कि गांव का जो मुखिया प्रधान होगा, वह अपने आप को गांव का राजा समझ बैठेगा और जनता अपने आप को प्रजा मान लेगी। तो इस प्रकार से शोषण की एक नई परंपरा का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस नाते अंबेडकर जी ये चाह रहे थे कि अभी तत्काल पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा न दिया जाए, और इन्हीं की बात मानी गई कि संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। संवैधानिक दर्जा देने का तात्पर्य क्या है? संवैधानिक दर्जा देने का मतलब यह है कि पंचायती राज से संबंधित सारे प्रावधान वहाँ पर लिख दिए जाते कि इनकी शक्तियाँ क्या होंगी, इनके अधिकार क्या होंगे, इनकी योग्यता क्या होगी, इनका निर्वाचन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिख दी जाती। लेकिन स्वतंत्र भारत के संविधान में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 40, ये नीति निर्देशक तत्व वाले अध्याय में आर्टिकल 40 में कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा। ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा, जिससे लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण संभव होगा।
तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई। और आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये राज्य के ऊपर बाध्यकारी नहीं होते हैं, राज्य के संसाधनों, सुविधाओं और इच्छा पर ये निर्भर करते हैं। तो अनुच्छेद 40 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया। इसमें कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा जिससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण संभव हो पाएगा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होगा। और पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया 1952 में। इसको कहा जाता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जनता के सामाजिक विकास और आर्थिक उत्थान की बात कही गई। आर्थिक उत्थान। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो 1952 में सामुदायिक विकास का ये एक कार्यक्रम लेकर के आए जिसका उद्देश्य था कि जनता का सामाजिक विकास करना और आर्थिक उत्थान करना। लेकिन ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जिनके लिए ये कार्यक्रम लेकर के आए थे जनता के लिए, तो जनता को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया और अधिकारी जो हुआ करते थे, अधिकारी ही इस कार्यक्रम को संचालित करते थे। तो जिसके लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जब उसको साझीदार नहीं बनाया जाएगा, उसको शामिल नहीं किया जाएगा, तो ये कार्यक्रम फ्लॉप होना ही था और हुआ भी। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था। और इसकी असफलता का सबसे मुख्य कारण क्या था? इसकी असफलता का सबसे मुख्य कारण यही था कि जनता को इसमें भागीदार नहीं बनाया गया था। अधिकारी के माध्यम से ही ये कार्यक्रम आयोजित होते थे, ये चलाए जाते थे और इनका किसी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता था। अगर मान लीजिए कोई जनप्रतिनिधि शामिल हो जाते तो जनता के प्रति वो उत्तरदायी होते, क्योंकि ये अधिकारी किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, जनता के प्रति तो एकदम उत्तरदायी नहीं थे। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? जनता के सामाजिक विकास और आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करना। लेकिन ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्यों असफल हुआ, इसकी जांच करने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसको कहा जाता है बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें जो होती हैं ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक समय में जो पंचायती राज का मॉडल है वो बहुत कुछ बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों से ही प्रभावित है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 क्यों असफल हुआ, इसकी जांच करने के लिए सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। क्या करने के लिए? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच करने के लिए। इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, लेकिन इस रिपोर्ट की जो प्रमुख बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, वहीं से क्वेश्चन भी बनते हैं। पहली चीज़, बलवंत राय मेहता समिति ने ये कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। और दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि पंचायतों का जो स्तर हो ये त्रिस्तरीय पंचायतें होनी चाहिए। त्रिस्तरीय का मतलब यह है कि जिला स्तर, खंड स्तर और ग्राम स्तर। जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति,
पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ग्राम सभा। तो इस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायती राज्य के गठन की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। और इसमें यह भी कहा था कि ये पंचायत समिति जो होगी ये प्रमुख कार्यकारी के रूप में कार्य करेगी। प्रमुख कार्यकारी के रूप में कार्य करेगी कौन? पंचायत समिति। और जिला परिषद जो होगा इसको सलाह देगा, ये सलाहकारी रूप में कार्य करेगा। और पंचायत समिति जो होगी ये प्रमुख कार्यकारी समिति के रूप में कार्य करेगी। तो पहली बात बलवंत राय मेहता समिति ने अपने सिफारिश में कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाए। यहाँ आप देखेंगे तो संघ सरकार है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट सबसे ऊपर, उसके बाद राज्यों की सरकार होती है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरे स्तर पर देखिए ये दोनों जो है केंद्रीकरण को दर्शा रहा कि संघ सरकार हम ही लोग चुन करके सांसदों को भेजते हैं, तो सांसद जा कर के दिल्ली में बैठते हैं, ठीक है। और विधानमंडल के सदस्यों को जनता चुनती है और ये राज्य की राजधानी में चले जाते हैं। लेकिन ग्राम स्तर पर भी संसद होना चाहिए, ग्राम स्तर पर भी ग्राम कैबिनेट होना चाहिए, ठीक है। किस प्रकार से होगी? तो बलवंत राय समिति ने कहा कि ये 3 स्तरों पर कार्य करेगी, जिला स्तर, खंड स्तर और ग्राम स्तर। तो इसी को कहा जाता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि लोकतंत्र को जनता के दरवाजे तक पहुंचा दिया जाए। और ये किसके माध्यम से संभव हुआ? पंचायती राज्य के माध्यम से ये संभव हुआ। और तीसरी चीज़ जो सिफारिश की बलवंत राय मेहता समिति ने, उसने कहा कि पंचायतों को वास्तविक शक्तियां दी जाएं। अगर वास्तविक शक्तियां नहीं दी जाएंगी पंचायतों को, तो ये सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगी। इसलिए ये सारा सिस्टम तभी कार्य कर पाएगा जब हम पंचायतों को वास्तविक शक्तियां देंगे। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी ने इसको स्वीकृति प्रदान कर दिया था, और जवाहरलाल नेहरू ने एनडीसी ने इसको क्या किया था? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी ने स्वीकृति प्रदान किया। और जवाहरलाल नेहरू ने जेएल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में इसको शुभारंभ किया। जिले में शुभारंभ किया था। और इसीलिए बलवंत राय मेहता को पंचायती राज्य का शिल्पकार कहा जाता है। पंचायती राज्य का शिल्पकार किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता। इस समिति की सिफारिशें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि आधुनिक समय में पंचायती राज व्यवस्था का जो मॉडल है बहुत कुछ इसी सिफारिशों से प्रभावित है। इसके बाद देखिए सरकार बदल जाती है, जनता पार्टी की सरकार आती है, तो जनता पार्टी ने क्या किया? एक नई समिति का गठन किया। पंचायती राज संस्थाओं के विषय में सुझाव देने के लिए एक नई समिति का गठन किया,
अशोक मेहता की अध्यक्षता में। तो इसके बाद हम लोग अशोक मेहता को देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायतों से संबंधित जो भी सिफारिशें की थी उसे देश के विभिन्न भागों में लागू किया गया, किंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती गई ये आशा के अनुरूप अपना प्रदर्शन नहीं कर पाई। वो परिस्थितियां क्या थी? जैसे 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 में भारत पाक युद्ध और 1975 में आपात लागू किया गया था। आपात, इन कारणों की वजह से पंचायती राज संस्थाओं ने अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाया। वित्त की भी कमी थी और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लड़ाई झगड़े में बहुत सारे धन जो है बर्बाद हुए थे। 1975 में आपातकाल की स्थिति लागू कर दी गई थी। इन सभी कारणों से पंचायती राज संस्थाएं सही ढंग से कार्य नहीं कर पाई। उसके बाद देखिए 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है। यह पहली गैर कांग्रेसी सरकार होती है और इसके पीएम बनते हैं प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया 1977 में। और अशोक मेहता समिति की जो सिफारिशें थी प्रमुख रूप से, तो इसमें ये देखिए पहली सिफारिश इनकी महत्वपूर्ण जो थी कि द्विस्तरीय पंचायत की इन्होंने बात की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी, लेकिन ये अशोक मेहता समिति 1977 में इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत समिति का गठन किया। क्योंकि ये देखिए पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस समिति का गठन किया था और बलवंत राय मेहता ने कहा था कि 3 स्तर होने चाहिए। तो नए प्रधानमंत्री, नए पार्टी, नई समिति, तो कुछ सिफारिशें भी नई होनी चाहिए। तो इसने क्या किया, एक निचला स्तर को हटा दिया। बलवंत राय मेहता समिति ने जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की बात कही थी उसको इन्होंने हटा दिया। कहा कि जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी और दूसरा मंडल पंचायत होगा। 15 से 20 हज़ार की जनसंख्या पर, 15 से 20 हज़ार जनसंख्या पर एक मंडल पंचायत होगी। इन्होंने सबसे निचले वाले यानी कि ग्राम पंचायत को हटा दिया था। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव किस समिति ने दिया था या फिर द्विस्तरीय पंचायत समिति का सुझाव किसने दिया था। तो पंचायतों का त्रिस्तरीय मॉडल है बलवंत राय मेहता समिति का और पंचायतों का द्विस्तरीय मॉडल है अशोक मेहता समिति का। जनता पार्टी के समय में मोरारजी देसाई के समय में ये समिति गठित हुई थी। इसने जिला स्तर पर जिला पंचायत, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत के गठन की बात कही और कहा कि 15 से 20 हज़ार की जनसंख्या पर एक मंडल पंचायत होगा। और भी इसने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जैसे इन्होंने कहा कि दलगत चुनाव होना चाहिए, पार्टी बेस पर चुनाव होना चाहिए और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, पंचायतों को कराधान की शक्ति मिलना चाहिए, टैक्सेशन की शक्ति पंचायतों को मिलना चाहिए। तो ये सब इसके प्रमुख सुझाव थे। दलगत चुनाव हो, संवैधानिक दर्जा पंचायतों को दिया जाए, कराधान की शक्ति हो और आरक्षण आदि की भी बात इस अशोक मेहता समिति ने किया था। लेकिन हुआ क्या कि मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। सरकार गिर गई किसकी? मोरारजी देसाई की सरकार, यानी कि जनता पार्टी की सरकार जो थी वो कुछ समय के लिए ही बनी थी। ये सरकार गिर जाती है।
इंदिरा गांधी पुनः जो है सत्ता में आ जाती हैं, तो इनकी जो सिफारिशें थी अशोक मेहता समिति की, इन सिफारिशों को यानी कि नई सरकार में कौन थी? इंदिरा गांधी की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। हमने क्या बताया? अशोक मेहता समिति का गठन जनता पार्टी के समय में हुआ है और उस समय थे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। अशोक मेहता समिति की जो प्रमुख सिफारिशें थी, उन्होंने कहा कि पंचायतों का द्विस्तरीय होना चाहिए। द्विस्तर में कौन कौन? जिला स्तर पर जिला पंचायत और उसके बाद अगला था मंडल पंचायत। इन्होंने ग्राम सभा यानी सबसे निचले स्तर को ख़त्म कर दिया था और इनका जो प्रमुख सुझाव था कि पार्टी बेस पर चुनाव होना चाहिए, दलगत चुनाव होना चाहिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, पंचायतों को कराधान की शक्ति होना चाहिए और उसमें आरक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आरक्षण में अनुसूचित जाति जनजातियों को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण से संबंधित सिफारिशें इन्होंने की थी। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि जनता पार्टी की सरकार गिर गई। नई सरकार जो कांग्रेसी आती है उसने इनकी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। नरसिम्हा राव जी की सरकार में 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, यानी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार में प्रदान किया गया। और ये अमेंडमेंट जो होता है ये 24 अप्रैल 1993 से इसको लागू कर दिया गया। इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तिथि को? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इससे संबंधित प्रावधान जो हैं संविधान के भाग 9 में दिए गए हैं। संविधान के भाग 9 में पंचायतों को रखा गया है। इनसे संबंधित कुल 16 आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक, यानी कि 243, 243 ए, 243 बी, 243 सी, इस तरह से करते करते 243 ओ तक कुल मिलाकर के कुल 16 अनुच्छेद पंचायतों से संबंधित रखे गए हैं। और इसके लिए संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें कुल 29 विषय रखे गए जो पंचायतों से संबंधित हैं। इन विषयों में जैसे भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पेयजल, मत्स्यन, सामाजिक कल्याण, इस प्रकार से कुल 29 विषय रखे गए। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से संबंधित है। ये 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार में होता है। ये लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। पंचायतों से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 9 में दिए गए हैं। कुल 16 आर्टिकल में इससे संबंधित प्रावधानों को दिया गया है। आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक। और इनके लिए संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कुल 29 विषय रखे गए जो पंचायतों से
संबंधित होते हैं। इसके बाद देखिए अगले वीडियो में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि पंचायतों का गठन कैसे होता है, उनका कार्यकाल क्या है, आरक्षण क्या है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं एक नए क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।